गुड आफ्टरनून। एज टोल्ड yesterday, आप लोगों के अभी 2 टेस्ट रहेंगे इन नेक्स्ट 3 days, राइट? अभी मैं शेड्यूल डाल दूंगा, प्रैक्टिस वालों को भेज दिया मैंने शेड्यूल। आपका अभी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन ऑफ रहेगा। इज दैट क्लियर? आई हैव मैरिज एट माय होम, 2 मैरिजेस हैं, तो इसलिए मतलब अननेसेसरली ये नहीं करूंगा कि भाग के आ गया कुछ करूं फिर दूसरे शहर शादी अटेंड करने जाऊंगा। कोई बात नहीं, 3 दिन का ऑफ कर लेंगे। इसमें आपको काम दे रहा हूँ करने के लिए। आपका इलास्टिसिटी का एक सब्जेक्टिव टेस्ट रखेंगे, सेंटर पे रहेगा जो, राइट? और एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जो प्रैक्टिस पे जो आप घर से ही टेक ऑन करेंगे। और जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक एक्स्ट्रा टेस्ट होगा, तो मैं वो आपके ग्रुप्स में शेड्यूल शेयर कर दूंगा, आप प्रॉपर्ली उसे देख के और काम करेंगे, ठीक है? डन। और जिनके कुछ भी लेक्चर्स पेंडिंग है वो ये 2-3 दिन अपना पूरा ऐसे टारगेट बना के चलना कि कंप्लीट कर लें। जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो डाउट्स आप मुझे भेज सकते हैं, मैं जब फ्री होऊंगा तो मैं डाउट्स टेक ऑन करूंगा, डोंट वरी, ठीक है? बट आपको अपना 40 क्वेश्चन चैलेंज जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट, जैसा अभी कह रहा था कि इट इज गुड टू सी दैट मेनी ऑफ द कंपटीशन स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन 40 क्वेश्चन चैलेंज पर डे। अगर बाय चांस कोई ऐसा है जो पहले दिन नहीं भेज पाया था, वो किसी दिन 80 करके भी भेज सकता है, उसमें पहले दिन के 40 क्वेश्चंस काउंट हो जाएंगे, कोई बात नहीं। टोटल 20 डेज है, 20 डेज 40 क्वेश्चंस कितने हो गए? 800 क्वेश्चंस, राइट? 40 क्वेश्चंस 20 डेज करोगे तो कितने हो जाएंगे? 800 क्वेश्चंस। तो कोई बच्चा अगर एक साथ 800 क्वेश्चंस करके भेजेगा तो भी उसका चैलेंज एक्सेप्टेड होगा। सो दिस इज जस्ट फॉर द मोटिवेशन कि कोई बात नहीं, एक दिन चला गया तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, आप फिर से शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही हम एक काम करते हैं, सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एक चैलेंज बना लेते हैं, 20 क्वेश्चन चैलेंज। सीबीएसई, ओनली सीबीएसई। जो बच्चे सिर्फ सीबीएसई पढ़ रहे हैं, यानी कि जो कंपटीशन में पढ़ रहे हैं वो भी सीबीएसई वाला करेंगे ना, नॉट एट ऑल। उनका 40 क्वेश्चन चैलेंज है। जो बच्चे सिर्फ सीबीएसई पढ़ रहे हैं उनका 20 क्वेश्चन चैलेंज बना दो। उस 20 क्वेश्चन चैलेंज के अंदर आप सिर्फ एक काम करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो। दैट विल हेल्प, लाइक आपका 3 दिन में 4 दिन में जितना भी टाइम मिल रहा है उसमें तो ज्यादा क्वेश्चंस करो। मतलब ऐसा नहीं कि हर रोज 20 करने, आप 60 कर लो, 3 दिन का काम हो जाएगा। सो इट इज टोटली अप टू यू। आप भी 20 क्वेश्चंस करें और वो मुझे भेजें। मैंने आपको बताया कि उस पे कैश प्राइज रहेगा। जो जो बच्चे 20 दिन तक 20 क्वेश्चन हर रोज करके भेजेंगे उनको कैश प्राइज मिलने वाला है। जो जो कंपटीशन के स्टूडेंट्स 40 क्वेश्चंस पर डे करके अगले 20 डेज के लिए भेजेंगे उनको भी कैश प्राइज मिलने वाला है। आर यू गेटिंग दैट? तो ये अपना ध्यान रखिए आप। चलिए फाइन, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने विस्कोसिटी पढ़ना शुरू किया था। विस्कोसिटी में F इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाय dx विद नेगेटिव साइन हम लोगों ने वर्कआउट कर लिया था। तो समझिए जरा, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। या गीतांश, आप लोग जो सीबीएसई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। सो एवरीवन, जस्ट मेक इट श्योर कि आपको जो चैलेंज दिया गया है that is Royal and Vivid 40 question challenge for next 20 days for the competition students and 20 question challenge for CBSE students. I would like to tell you once again, अगर आप 20 days के लिए चैलेंज कंप्लीट करते हैं तो you'll definitely get some cash prize, okay? And that always is a motivation. So I expect कि ये आप बिल्कुल मिस आउट नहीं करना चाहेंगे। इसमें मैंने एक चीज और ऐड ऑन कर दी है। सपोज किसी एक दिन आप काम करना भूल जाते हैं, आपकी तबीयत खराब है, तो आप नेक्स्ट डे डबल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। days 8000 questions, no worries, है ना? 800 8000, अच्छा, मतलब 8000 ज्यादा हो जाएंगे। So 800 questions आपको करने हैं, वो आप मुझे पीडीएफ बना के सेंड करेंगे तो डेफिनेटली। एंड दिस इज कॉल्ड एज रॉयल एंड विविड 40 क्वेश्चन चैलेंज फॉर कंपटीशन स्टूडेंट्स। सिमिलरली रॉयल एंड विविड 20 क्वेश्चन चैलेंज फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। और स्पेसिफिकली जो बच्चे सीबीएसई के वाले हैं उनको एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे फोकस करना है। Once you are done with the NCERT questions, then only you shift to any other question. Hope you are able to understand what I said. ठीक है, चलिए अब हम लोग अपनी पढ़ाई पे वापस चलते हैं। सर काइनेमेटिक्स से, हाँ जी, आप किसी भी टॉपिक से कर सकते हैं। The whole purpose is through these 20 questions आप अपनी जितनी फिजिक्स हो सके वो रिवाइज करें विद मोटिवेशन कि अरे भाई कुछ ना कुछ मिलने वाला है, राइट? सो क्योंकि इस बार हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट नहीं कर पाए, दिवाली और चिल्ड्रंस डे साथ साथ थे, मोर ओवर बच्चे जो है ना ऑफलाइन आ नहीं सकते थे, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ऑनलाइन एड्रेस करके ये बात बता रहा हूँ कि जब भी मौका मिलेगा, जब भी हम कर पाएंगे तो हम चिल्ड्रंस डे डेफिनेटली सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि वो हमारे इंस्टीट्यूट की जान है, राइट?
बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशन रहता है, लिटिल डांस, सम गेम्स और कुछ क्विजेस। सो अभी मैं इस तरीके से उसको कवर अप करूँ। फाइन, आई होप यू विल पार्टिसिपेट विद फुल एंथुसियाज्म इनटू इट। अब बात करते हैं जो टॉपिक हमने कल पढ़ा, दैट इज विस्कोसिटी। फाइन, ठीक है धर्म जी, थैंक यू वेरी मच। विस्कोसिटी के बारे में क्या अंडरस्टैंड किया? जो कल नहीं थे वो भी ध्यान से सुने। आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन इट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। अगर आप लोगों का शॉर्ट होता है तो कीप द मास्क अप, और जैसे बैठे बिल्कुल सही दूर दूर बैठे। सो देखिए, लिक्विड या गैसेस भी लेयर्स में फ्लो करते हैं। लेयर्स में फ्लो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक लेयर के मॉलिक्यूल्स दूसरी लेयर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे। सो व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, उस रिलेटिव मोशन की वजह से एक लेयर के मॉलिक्यूल्स दूसरी लेयर के मॉलिक्यूल्स को मूव करने से रोकते हैं। फाइन, सो दैट बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स और विस्कस ड्रैग। क्लियर हुआ सबको? तो अभी इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचते हैं। समझिए, घर पे सपोज कीजिए आपने किसी वेसल के अंदर, किसी बर्तन के अंदर, बीकर के अंदर, या आप कह सकते हैं पतीले के अंदर पानी डाला। पानी डाल के या दूध डाल के आपने उसमें स्पून से हल्का सा ऐसे घुमा के छोड़ दिया। आप जब उसे घुमा के छोड़ देंगे तो क्या वो हमेशा के लिए घूमता रहेगा, या थोड़ी देर के बाद वो घूमना बंद कर देगा? आवाज ही नहीं आ रही यार। थोड़ी देर में बंद कर देगा, राइट? वो बंद क्यों कर देगा? कोई कारण है आपके पास? एक्सटर्नली ऐसा तो कह नहीं सकते कि एयर ने वो बंद करवा दिया। बंद किसने किया? वाटर या जो मिल्क था उसकी एक लेयर दूसरी लेयर के साथ जब मूव करती है तो वो एक दूसरे को ओपोज करते हैं। रिपल्शन इज समथिंग एल्स, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं। बट एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर ऐसे है तो वो एक दूसरे के मोशन को ओपोज करते हैं बाय ऑफरिंग अट्रैक्शन एक्चुअली। ठीक है? सो एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया जिसे आप यूज कर सकते हैं, घर में देखते हैं आप लोग। फाइन, सो विस्कोसिटी इज नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ये एक ऐसी चीज है जो आप लोग घर में पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ठीक है? अब बात करते हैं फॉर्मूला की। F is equal to minus eta A dV by dx। यहाँ तक हम कल पहुंच गए थे। पहली बात तो आपको फॉर्मूला अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन सिंपली मेक्स यू अंडरस्टैंड दैट द फोर्स इज opposing force, that is dragging force। डन। A क्या है बताएगा कोई? A is एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। जो लेयर्स हमने कंसीडर करी है उनके बीच का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड व्हाट इज dV by dx? वेरी गुड, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझे ध्यान से? दो लेयर्स के बीच में कुछ वेलोसिटी डिफरेंस है। देयर आर टू लेयर्स, देयर सर्टेन वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन देम, और उसको उनके बीच के डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया गया। सो वेलोसिटी के डिफरेंस को और उनके बीच के डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया तो क्या मिला? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पे एक ना बहुत ही मजेदार चीज है जो समझने वाली है। जब सॉलिड फ्रिक्शन की बात करते हैं, दो सॉलिड सरफेसेस के बीच में क्या वेलोसिटी डिसाइडिंग फैक्टर होता है फ्रिक्शन का? मतलब जब एक सरफेस के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है तो कभी आपने ये सोचा कि अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो अब क्या फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? नॉट एट ऑल। सॉलिड फ्रिक्शन के अंदर वेलोसिटी इमेटीरियल होती है। सिर्फ क्या मैटर करता है? ऑब्जेक्ट स्लाइड करने वाला है या स्लाइड कर रहा है, दैट्स ऑल। बट व्हेन यू टॉक अबाउट फ्लूइड्स, अभी हम बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स के अंदर जब रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा होती है तो ऑपोजिशन भी ज्यादा आती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। आप लोग स्विमिंग करते होंगे, राइट? स्विमिंग नहीं भी की तो कभी पानी के अंदर ऐसे करके हाथ तो मूव किया होगा आपने। आप जैसे ही अपने हैंड को आराम आराम से लेके जाओगे, आपको कोई खास ज्यादा ऑपोजिशन ऑफर नहीं लगेगी। लेकिन जैसे आप एकदम से मूव करने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि ऑपोजिशन ज्यादा आ गई। एक थोड़ा सा और एग्जांपल दिया जा सकता है जो आपने करना नहीं है कभी भी। गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं, गाड़ी से ट्रेवल करते हुए अगर स्लो स्पीड पे है और आपने अपना हाथ बाहर निकाला तो बड़े आराम से वो चलता रहेगा साथ साथ। लेकिन जैसे ही गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे तो क्या होगा? हाथ एकदम से पीछे की तरफ जाएगा। वेलोसिटी जितनी बढ़ गई उतनी ऑपोजिशन ज्यादा आ गई। अब इसमें इसमें हैंड का क्या रोल है? हैंड क्या करता है? लिक्विड के जिस लेयर के या एयर के जिस लेयर के कांटेक्ट में आता है उसे अपने साथ मूव करवाने की कोशिश करता है। वो लेयर आप मूव करवाओगे तो उसकी जो एडजेसेंट लेयर है, उसकी जो एडजेसेंट लेयर है, वो लेयर एक दूसरे के मोशन को ओपोज करेंगे। So that is what we need to understand. So all liquids have got certain amount of viscosity। जिनमें विस्कोसिटी ज्यादा होती है उनका फ्लो देख पाना मुश्किल होता है। जैसे ही मोशन आप क्रिएट करते हैं वो जल्दी से रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप वाटर कंसिडर करें, ऑयल कंसिडर करें और फिर हनी कंसिडर करें। हनी को अगर आप ऐसे मूव कराने की कोशिश करोगे, फ्लो कराने की कोशिश करोगे तो नहीं करेगा। उसके अंदर विस्कस इफेक्ट्स कंपैरेटिवली
ज्यादा है, वाटर के अंदर कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, अब तो प्रैक्टिकली ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई, राइट? सो नाउ कम बैक टू द फॉर्मूला। हम कल अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि दो लेयर्स के लिए आप एक ऑपोजिंग फोर्स डिफाइन करते हैं which is known as viscous drag given by minus eta a dv by dx। सो ये जो eta है इसे क्या बोलते हैं? Coefficient of viscosity। It's always welcome if you give answers in the class, right? Very good। चलिए बाद में करता हूँ। So it is coefficient of viscosity। कोई डायमेंशन फॉर्मूला बताएगा इसका क्या होता है? ml minus 1 t minus 1 t minus 1। It's entirely different, बिल्कुल ही अलग है, सेपरेट है सबसे। ml minus 1 t minus 1, that's it। So फोर्स के सामने ml minus 1 t minus 1, एरिया आप जानते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। किसी को वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला पता है? डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन लेंथ। इतनी देर में तो कैलकुलेट हो जाता है यार। lt minus 1 अपॉन l आ गया। सोचो तो सही, मतलब वेलोसिटी क्या होती है? lt minus 1। lt minus 1 को l से डिवाइड किया तो क्या आ गया? t minus 1। देखो मैं यहाँ पे ना एक चीज आपको बोलूंगा, आप में से काफी सारे बच्चे अब इस स्टेज पे आते आते ये माइंड मेकअप कर चुके होंगे कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ये वाला नहीं है, क्योंकि ये मैं आसानी से कर पाता हूँ, ये मैं नहीं कर पाता। तो उसमें मैं एक छोटा सा चीज बोलना चाहूंगा आपको। देखो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको हर समय दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। उसके कारण आप इसे अपना ऐसा मत करो कि मुझे तो इसमें मजा नहीं आता। यू नीड टू गेट इन्वॉल्व। आप, अब मैं कोशिश तो करता हूँ वैसे आपके साथ कि भाई आप आंसर करें। आप जब वो कोशिश करेंगे ना मेरे साथ साथ कि आप आंसर करने लगेंगे तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ठीक है? सो जैसे बायो है, वो रीड करनी है, लर्न करनी है, लर्न करी सुनाई, लर्न करी सुनाई। लेकिन फिजिक्स में तो ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स में हर रोज नई चीज आ रही है, नई चीज आ रही है, उसमें आपसे पूछा जाता है बार बार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो अगर आपको परेशानी लगती है तो उसका सिर्फ एक कारण है कि भाई पिछली चीजें याद है। तो अभी मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, जो 3 दिन मिल रहे हैं आपको, इन 3 दिन को जितना हो सके बेस्ट पॉसिबल आपने यूटिलाइज करना। ठीक है ना? पर राइट, अब तो फेस्टिवल सीजन चला गया, अब क्या है? बेसिकली स्टडी सीजन है आपके लिए। स्टडी सीजन, अपना जितना हो सके उतना एफर्ट डाल के पढ़िए। दिन में कोई आप में से ऐसा है जो जो सेल्फ स्टडी अराउंड 8 आवर्स करता हो दिन में? एनीबॉडी इन द क्लास? तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस स्टेज पे 11th के बच्चों के लिए मिनिमम वर्किंग आवर्स, जो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मिनिमम वर्किंग आवर्स 8 आवर्स है। और जो सीबीएसई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके मिनिमम वर्किंग आवर्स 4 आवर्स। राइट? अगर आप इतना नहीं पढ़ रहे हैं तो इन दैट केस आप बहुत सारी चीजें लैग कर रहे हैं। अभी वैसे भी अगर वो 20 क्वेश्चन चैलेंज, 40 क्वेश्चन चैलेंज टेक ऑन करेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे तो इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसकी यूनिट डिफाइन करनी है। इसकी यूनिट एसआई और सीजीएस। सीजीएस यूनिट पॉइज होती है, POISE। सर पर सब्जेक्ट 4 आवर्स, कनिका इट्स टोटल 4 आवर्स एटलीस्ट, बोल रहा हूँ एटलीस्ट 4 आवर्स। तो देखिए जरा, ईटा की सीजीएस यूनिट क्या होती है? पॉइज। और एसआई यूनिट क्या होती है? डेका पॉइज। डेका पॉइज, ये लिखे। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सीजीएस और एसआई यूनिट क्या है, उन्हें कोरिलेट करो, पॉइज एंड डेका पॉइज। फाइन। तो ईटा को अगर डिफाइन करने जाओगे तो इसी एक्सप्रेशन से आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। क्या लिख सकते हैं? ईटा बिकम्स इक्वल टू, देखिए, F अपॉन A dV बाय dx। नेगेटिव साइन मैं यूज नहीं कर रहा हूं, यहां मॉडुलस डाल देता हूं। देखिए इस पूरे का मॉडुलस, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नेगेटिव नहीं होगा। सो दैट इज इट। अब खुद सोचो, क्या मैं इसे फोर्स के इक्वल रख सकता हूं अगर एरिया 1 हो और dV बाय dx भी 1 हो? एरिया को भी 1 कर दो, डी बाई डी एक्स को भी 1 कर दो, दोनों 1 हो गए तो ईटा किसके इक्वल हो गया? फोर्स के। तो एक्चुअली फिर बोल रहा हूँ, आपका मेथड हर चीज को, डेफिनेशन को लर्न करने का कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि आप डायरेक्टली क्रैमिंग करने के बजाय यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस थिंग कि अच्छा ये फॉर्मूला था यार, यहाँ से डिफाइन किया गया। कैसे डिफाइन किया गया? आपने ईटा को F डिफाइन किया, अगर दोनों 1 है, दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर अ गिवन लिक्विड या फ्लूइड may be defined as the force, dragging force between two layers having unit area of contact, यहाँ cross section नहीं बोलना, unit area of contact and unit velocity gradient। दो layers का area of contact भी unit है और उनका velocity gradient भी unit है। in that case जो भी force उनके बीच में लग रही है, dragging force लग रही है, that is coefficient of viscosity। simple। तो लिखिए फटाफट, coefficient of viscosity
coefficient of viscosity may be defined as the backward dragging force between two layers of liquid having unit area of contact and unit velocity gradient फाइन, ठीक है। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, जो नोट्स आपके पास है उसमें डिफाइंड है, वहां से आप कर सकते हैं। पॉइज एंड डेकापॉइज। पॉइज में क्या होगा, फोर्स हो जाएगी 1 डाइन। फोर्स कितनी हो जाएगी, 1 डाइन। एरिया कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, याद करो वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, t-1 यानी पर सेकेंड। समझो और याद करो साथ साथ, पर सेकेंड लिखेंगे या t-1। सो ये तो पर सेकेंड ही रहने वाला है। तो जब पॉइज डिफाइन करने जाओगे तो फोर्स कितनी, 1 डाइन, एरिया कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब डेकापॉइज डिफाइन करने जाएंगे तो फोर्स कितनी, न्यूटन में 1 न्यूटन और एरिया 1 मीटर स्क्वायर, राइट। ये तो पर सेकेंड ही होने वाला है। सो व्हेन यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, मुझे एक चीज फटाफट फाइंड करके बताएं, 1 डेकापॉइज में कितने पॉइज होते हैं, जल्दी क्विक। हाउ मेनी पॉइज आर देयर इन 1 डेकापॉइज, करो शाबाश। एक एसआई यूनिट में कितनी सीजीएस यूनिट है, इसको करने का तरीका यहां से ही दिखाई देगा आपको। पॉइज के लिए यहाँ डाइन लिखो, एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, यहाँ पर सेकंड लिखो। मैं एक लिख देता हूँ, दूसरा आप करना। 1 पॉइज जब लिखने जाओगे तो दैट इज 1 डाइन अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू पर सेकंड, 1 पर सेकंड। ऐसा ही यहाँ पे लिखिए, देखो अपने आप आंसर आएगा। मुझे किसी का दिखाई दे, लिखते हो लिखिए ना बस, पहले लिखो पॉइज के सामने, लिखो पॉइज के सामने लिखो डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर पर सेकंड लिखा। अब डेकापॉइज के सामने लिखो शाबाश। ये खुद से करना है, फोर्स के प्लेस में क्या लिखने वाले हो, करो ना, फिर करो शाबाश। इक्वेट क्यों कर दिया भाई, मैंने कुछ और करेगा ना। डेकापॉइज के सामने यहां पे डेकापॉइज इक्वल टू करते जाओ। डेकापॉइज में ऐसा है, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इतना बड़ा साइंटिस्ट है, बेसिक को कर रहा है तो। सो लिखो शाबाश, 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, वेरी गुड, 1 मीटर स्क्वायर और साथ में पर सेकंड। अब हमने सिर्फ इतना सा काम कर रहे हैं, बताओ जरा 1 न्यूटन में कितने टाइम होते हैं, बोलो शाबाश। 10 पावर, इधर है कोई बताने वाला, हाँ 1 न्यूटन में कितने टाइम होते हैं, 10 पावर। एनीबॉडी फ्रॉम दी ऑनलाइन ऑडियंस, 1 न्यूटन इज 10 पावर 5। वहां तो बहुत सारे बच्चे बताने वाले, गीतांश 3 शाबाश। 10 पावर 5 है, लिख दो। जहां पे आपने 1 न्यूटन लिखा था उसके सामने लिखो 10 पावर 5 डाइन, 10 पावर 5 डाइन। याद नहीं करोगे तो क्यों, ये डाइन तो क्या आ जाएगा, 10 पावर 5 डाइन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर की प्लेस लिखो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 पावर 4 लिखो शाबाश। At the place of 1 meter square, write down 10 4 centimeter square. Got it? अब पर सेकंड तो सेम ही रहने वाला है। अब करो ना कैलकुलेशन, बस तो फिर कुछ बचा ही नहीं। सीखो जरा साथ में, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछ सकते हैं, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की सीजीएस एसआई यूनिट डिफाइन करो और बताओ कि एक एसआई में कितनी सीजीएस। तो डिफाइन कर लेंगे आप, उसके बाद ये करके बताना पड़ेगा ना कि ऐसे और ऐसे। यहाँ पे 1 न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन आ गए और यहाँ पे 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और पर सेकंड। तो अब देखो 10 पावर 5 10 पावर 4 कितना बचा, 10। सो 1 डेकापॉइज इज इक्वल टू 10 पॉइज। याद रखो, आपको मैंने इसीलिए प्रेशर में भी ये चीज याद करवाई थी। प्रेशर की एसआई यूनिट में कितनी सीरीज होती है, 10। और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसकी भी एसआई में कितनी सीरीज होते हैं, 10। इसे अच्छे से याद, फाइन। होप ये क्लियर हुआ आपको।
तो डेफिनेशन वगैरह वाला पार्ट तो आप कर लेंगे। इसका न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। जैसे कि आपके जो असाइनमेंट आपके पास है उसमें एक डायग्राम बना हुआ है जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। चलिए ओपन कीजिए जरा मेरे साथ, आइए पेज नंबर 10, पेज नंबर 10, 11 राइट हैंड साइड में क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चंस गिवन है। इनमें से जो लास्ट 4th क्वेश्चन है वो हमें करना है। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और एग्जाम में रिपीट होता है। नेक्स्ट पेज पे एक बार इसका डायग्राम देखिए, देखिए ध्यान से ये डायग्राम, राइट। क्या बता रखा है यहाँ पे, देखो एक ब्लॉक बना रखा है, उस ब्लॉक के साथ पुली के थ्रू एक वायर अटैच्ड है और वो वायर अल्टीमेटली नीचे एक वेट यानी कितना 0.01 किलोग्राम वेट से अटैच्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वेट जो होगा इस ब्लॉक को खींचेगा अपने साथ। अब दिखा रखा है इसके ब्लॉक के और सरफेस के बीच में फिल्म बनी हुई है, थिन फिल्म बनी हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है जैसे आप इस ब्लॉक को आगे पुल करेंगे ये थिन फिल्म में रिलेटिव मोशन क्रिएट होगा। यहाँ पे एक बात आपको समझा देता हूँ, जैसे आप लोग कहीं पे भी पानी को बहता हुआ देखते हैं तो उसकी जो बॉटम मोस्ट लेयर होती है, बताना जरा, बॉटम मोस्ट लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा? टॉप मोस्ट। बॉटम मोस्ट की हम आइडियली कितनी मानते हैं? 0, क्योंकि वो तो सरफेस के कांटेक्ट में है ना। आगे बार समझे तो जो लोअर मोस्ट लेयर होती है उस लोअर मोस्ट लेयर की वेलोसिटी कितनी काउंट करते हैं? 0, और टॉप धीरे धीरे ऊपर आते आते वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। क्लियर हुआ? ओपन जो होता है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है, जो लेयर बनाई है लिक्विड की वो लेयर बॉटम पे टच कर रही है लोअर सरफेस को तो उसकी वेलोसिटी 0, और टॉप पे टच कर रही है ब्लॉक को, तो व्हाटएवर इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक will be considered as the velocity of the topmost layer of that thin film. कितना क्लियर हुआ? अब पढ़े क्वेश्चन मेरे साथ। एक तो ना इसमें आप क्या करें, जो सेकंड लास्ट लाइन दिख रही है आपको, ये दिख रहा है लास्ट में फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, उसके बाद वाली जो लाइनें ये कट कर दीजिए, इसमें है नहीं, ये बाय मिस्टेक लिखी हुई, ठीक है। लास्ट की 2 लाइंस एंड 2 वर्ड्स, हाँ बस यहां तक रखना है। अब पढ़े जरा, इट सेज अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर, तो एरिया बता दिया आपको, एरिया इज इक्वल टू, आप करते जाए मेरे साथ साथ, 0.1 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर is connected to a 0.01 किलोग्राम मास, जो मास हैंग कर रहा है वो है 0.01 किलोग्राम, via a string that passes over an ideal pulley which is considered massless and frictionless as shown in figure. A liquid with a film thickness of 0.3 millimeter is placed between the plate and the table. देखिए ध्यान से, इस प्लेट और टेबल के बीच में यहाँ पे ये लेयर बनी हुई, इसकी थिकनेस कितनी बताई? 0.3 mm, राइट। और क्या बोलता है देखो, ऐसे करके ये वेट हैंड है। अब पूछता है आपसे, when released the plate moves to right with a constant speed of 0.085 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना, सी। सही एक्सपेरिमेंटल टाइप क्वेश्चन है यार, ध्यान से देखिए जरा। आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किस चीज को लेके? विस्कोसिटी को लेके। आपने क्या किया, एक सरफेस के ऊपर थिन फिल्म डाली, कितनी मोटाई की? 0.3 mm, उसकी विस्कोसिटी आपको फाइंड करनी। उसके ऊपर जो प्लेट रखी गई है जिसे कि 0.01 किलोग्राम से अटैच किया गया है, it is found to travel with a constant speed of 0.085 मीटर पर सेकंड। हमें ईटा फाइंड करना है। तो आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ पे क्या समझना था कि जो ये लेयर है इस लेयर की टॉप मोस्ट पार्ट की स्पीड उतनी है जितनी प्लेट की है, और बॉटम मोस्ट की उतनी है जितनी सरफेस की। तो भाई सरफेस की स्पीड कितनी, टॉप मोस्ट की कितनी, वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल गया, वेलोसिटी का डिफरेंस मिल गया, डिवाइड बाय डिस्टेंस मिल गया, थिकनेस मिल गई। सो दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट इज अपॉन दिस, लिखिए शाबाश। dv by dx is equal to 0.085 divided by 0.3। अब लिखने वाले जरा ध्यान रखिए यूनिट्स का जरूर, पर आप हेल्प करोगे। it is in meter per second, so I am supposed to keep it like this only, but when I talk about this 0.3 mm मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा? -3। शाबाश, वेरी गुड। सो दिस इज
अब मुझे क्या निकालना है, ईटा। तो क्वेश्चन क्या यूज हो भाई, फॉर्मूला क्या यूज हो, माइनस ईटा ए डीवी बाय डीएक्स। यही फॉर्मूला पढ़ा है हमने, तो हम लोग कहां से लेके आएंगे। सो एफ इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डीवी बाय डीएक्स। बट इसमें यार एफ को कहीं नजर नहीं आ रही। तो क्या समझना है आपने, कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज कब चलती है, जब नेट फोर्स जीरो होती है। ध्यान दें, तो इसके ऊपर या इस लेयर के ऊपर एक बैकवर्ड ड्रैग लग रहा है, ड्रैगिंग फोर्स बैकवर्ड है, और इसका वेट जो है वो आगे की तरफ खींच रहा है। यानी क्या होना चाहिए, इसके ऊपर जो टेंशन है विच इज इक्वल टू द वेट, दिस मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स। काइंडली राइट डाउन, टेंशन in the string, tension in the string gets balanced by viscous drag, gets balanced by viscous drag. Hence plate moves with constant velocity. Hence plate moves with constant velocity. Constant velocity. डन है। बस तो फिर फॉर्मूला आ गया आपके पास कि भाई mg इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाय dx। ये लिख दीजिए प्लीज, mg, t जो है t किसके इक्वल है, देखो ध्यान से ऐसे लगाना, t इज इक्वल टू mg। सो mg इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाय dx। फटाफट सॉल्व करोगे, करो शाबाश। ईटा बिकम्स इक्वल टू g की वैल्यू आप 10 कंसीडर कर लीजिए, mg बाय a इंटू dv बाय dx। फटाफट, कोई भी खाली बैठा नहीं दिखाई देगा, सभी सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए क्विकली। गीतांश माइनस साइन की जरूरत इसलिए नहीं है कि आप यहाँ पे ऑलरेडी उसको विस्कस ड्रैग बोल रहे हैं कि mg को किसने बैलेंस किया, पीछे की तरफ लगने वाली फोर्स, वो फोर्स पीछे की तरफ लगती है, ये माइनस साइन बताता है उसे तो हमने ऑलरेडी कंसीडर कर ही लिया है। ठीक है, करे जरा, बताएं आंसर, करिए करिए करिए, शाबाश। मैं अटेंडेंस कर लेता हूं तब तक आपके साथ साथ। जैसे मैंने एक्सप्रेशन में पहले ईटा अलग किया, ऐसे ही आपको भी करना चाहिए। जो भी चीज आपको फाइंड करनी होती है ना, उसे एकदम अलग कर लेते हैं। परनीत ट्राई करो, जपन, कनिका, करिए करिए, शाबाश। गिव यू आंसर। सिया, तनिषा, तनिषा आपने मुझे 40 क्वेश्चन भेजे हैं क्या? सी, मुझे किसी भी अच्छे बच्चे से ये नहीं सुनना कि सर नहीं, और उसके लिए मैंने आपको एक ऑप्शन भी दे दिया कि सपोज यू मिस्ड ऑन सर्टेन डे। ठीक है, वेरी गुड तनिषा। इफ यू मिस्ड ऑन सर्टेन डे यू हैव अ चांस द नेक्स्ट डे, राइट। कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है ये, वी हैव टू स्टे मोटिवेटेड। हाँ जी, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम के पेस पे कितना है 0.01, तो यानी 10 पर -2, जी 10 बाय एरिया, एरिया कितना है देखना जरा, 0.1 मीटर स्क्वायर, यानी 10 पर -1। और भाई डी बाई डी एक्स हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ पे कितना आ रहा है देखो जरा, इस वैल्यू को उठा के पुट कर लो, 0.085 डिवाइड बाय 0.3 और ऊपर 10 पर 3 कर दो यार इसको सॉल्व। बताओ 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 क्विकली, कितना आंसर आ रहा है? शिखर कोशिश करो, शुरू में तो यार तो फटाफट सॉल्व कर देता था, है ना। अभी हम रिवर्सल पे थोड़ी ना जा रहे हैं, आगे की तरफ जा। एज रिवर्सल मुझे ही करना है, तुम्हें थोड़ी ना करना, तुम तो आगे बढ़ो अभी। चलो चलो, छेती छेती दसो। अरे कुछ करवाने दो यार, जल्दी करके बताओ, तुम तो अटक ही गए। हाँ, आप निकले कैलकुलेटर, है ना। डोंट यूज कैलकुलेटर्स। हाँ जी हर्षित, 0.3, ओके। एक बच्चे का आंसर आ गया 0.3, बाकी भी ट्राई करें, लेट्स सी कितना सही आता है आपका आंसर। बताइए बताइए बताइए। करो भाई करो।
0.3 आ रहा है। चलो देखते हैं। व्हाट आई कैन सी इज, इसमें जो मुझे बैक के आंसर समझ में आ रहा है दैट इज 3.45 into 10 power minus 3। ठीक है, हाँ 3.45 10 power minus 3 आ रहा है, कितने पास्कल सेकंड? 3.45 10 power minus 3 पास्कल सेकंड। 345 भी जाएगा, आगे जाएगा दोनों। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका। आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे, इट इज अ गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि भाई जो हम लिक्विड फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं और जो सॉलिड फ्रिक्शन पढ़ा था उनमें क्या डिफरेंस है, विस्कोसिटी में और फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस है सॉलिड फ्रिक्शन। तो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, सॉलिड फ्रिक्शन इस बात से डिसाइड नहीं होता कि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, रिलेटिव वेलोसिटी जितनी मर्जी हो वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, म्यू टाइम्स एन, म्यू के टाइम्स एन, याद है फॉर्मूला। तो वैसे ही लिक्विड्स के अंदर तो इस बात पे पूरी डिपेंडेंस रहती है कि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा होगी उतना विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगी। अच्छा सोच के बताओ, क्या वहां पे एरिया ऑफ कांटेक्ट पे कोई डिपेंडेंस थी? मतलब एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस आप रख रहे हैं, जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा क्या उतना फ्रिक्शन बढ़ता है? आपको ध्यान है मैंने एक एग्जांपल करके बताया था कि बुक को ऐसे रखो या ऐसे रखो या ऐसे रखो, है किसी को कुछ थोड़ा बहुत ध्यान? आप जब तक नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं करते तब तक फ्रिक्शन सेम रहता है। आपको ये समझाया गया था सॉलिड्स के अंदर, कोई बात नहीं फिर ध्यान से सुनो, सॉलिड्स के अंदर जब आप ऐसे करके रखेंगे इस बुक को तो बुक का जो वेट है वो ज्यादा एरिया पे स्प्रेड है, जिसकी वजह से आप ऐसा सोच सकते हैं कि इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कंपैरेटिवली कम होगा। इसको ऐसे करके रखोगे तो स्मॉलर एरिया पे सारा वेट पड़ रहा है, प्रेशर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल ज्यादा पास आएंगे, तो इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कंपैरेटिवली ज्यादा काउंट कर सकते हो जो दिख रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही यहाँ पे जाओगे इस वाले एरिया। तो ध्यान रखना, सॉलिड फ्रिक्शन जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जब तक कि सरफेस सुपर फाइन ना हो, सुपर फाइन का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी इतने पास है कि और ज्यादा पास नहीं आ सकते। सो नॉर्मल कंडीशंस में एरिया के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होती, जबकि लिक्विड फ्रिक्शन की एरिया के ऊपर डिपेंडेंस होती है। क्लियर हुई सारी चीजें आपको? तो देखें, पढ़े मेरे साथ। पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी क्या है बिटवीन विस्कस फोर्स एंड सॉलिड फ्रिक्शन? नंबर 1, both viscous force and solid friction come into play whenever there is relative motion, ये आराम से लिखा जा सकता है। सेकंड, both oppose the motion, इसे छोड़ देना। both are due to molecular attractions, तो दो ही पॉइंट डालना आप यहाँ पे, both oppose relative motion फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकंड पॉइंट both are due to molecular attractions या interactions। तो अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जो चार तरह की फोर्सेस होती है यूनिवर्स के अंदर, उनमें से कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? जो विस्कस फोर्स है या फ्रिक्शन है वो कौन सी कैटेगरी की फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चार फोर्सेस कौन कौन सी है? ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। काफी बार डिस्कस हुआ है। तो उसमें से ये जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की फोर्सेस होती है सारी कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। ठीक है, देन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस विस्कस एंड सॉलिड फ्रिक्शन। Viscous force is directly proportional to area of the layers in contact, whereas solid friction is independent of this till normal reaction remains same, आप लिख सकते हैं। Second, it is directly proportional to the relative velocity between the two layers, जबकि solid friction is independent of relative velocity, कम हो या ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, then it is independent of normal reaction। solid friction में normal reaction आता है, liquid friction में normal reaction की बात ही नहीं करते। so independent of normal reaction between the two layers, और यहाँ पर it is directly proportional to normal reaction हो जाएगा। so 2 marks के पॉइंट से similarity and differences। fine, अब effect of temperature बता रहा है, आपको क्या समझना है ऐसे देखना जरा। लिक्विड में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आपस में इंटरेक्शन बढ़ेगी या डिक्रीज होगी? टेम्परेचर बढ़ाने से तो एक दूसरे से फ्री होती है ना चीजें, सिंपल अंडरस्टैंड करना। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कस इफेक्ट्स दैट इज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीजेस। उसके लिए यहाँ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है व्हिच इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू मेमोराइज, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ईटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हो जाएगा आराम से। बट वहीं पर अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो वहां पर विस्कोसिटी थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। कैसे? आपने आपने डिफ्यूजन पढ़ा है? डिफ्यूजन, गैसेस के अंदर डिफ्यूजन हो रहा है,
एक लेयर दूसरी लेयर में घुस जाएगी। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, अब सोचो, वैसे तो हर चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर ट्रेवल करती है, गैसेस में प्रेशर डिफरेंस बड़े थोड़े थोड़े डिस्टेंस में आ जाता है, तो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से मॉलिक्यूल्स हायर टू लोअर प्रेशर ट्रेवल करते हैं। तो समझना जरा, जो लेयर्स होती है, लेयर्स की एक दूसरे में मिक्सिंग होती है, वो विस्कस इफेक्ट आता है गैसेस की, समझ रहे हो। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन में इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। किसी भी चीज का रैंडम मोशन टेम्परेचर बढ़ाने से आपको क्या लगता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रैंडम मोशन डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? जो आपका मन कहता है वो बोलो, क्या कहता है? इंक्रीज। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहता है आपका मन। थोड़ी थोड़ी बात सुना करो उसकी, कभी कहता है फिजिक्स पढ़ लो तो पढ़ लिया करो। तो फिर समझे, गैसेस के अंदर विस्कस इफेक्ट किस कारण से आता है? लेयर्स की इंटरमिक्सिंग की वजह से आता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर वो रैंडमनेस इंक्रीज करेगी, राइट करने का, रैंडमनेस इंक्रीज करेगी, तो उसकी वजह से विस्कस इफेक्ट इंक्रीज करेगी। तो ठीक है, यहां से पढ़ा देता हूं मैं आपको। When a liquid is heated, the kinetic energy of its molecules increases and intermolecular attraction become weaker. तो आप सीधा इतना लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर दीजिए, when a liquid is heated, intermolecular attraction becomes weaker. हो गया शॉर्ट, बस, hence viscosity decreases. इतना ही काफी है। अब viscosity of gases is due to diffusion of molecules from one moving layer to another. Rate of diffusion is directly proportional to square root of absolute temperature. मैंने randomness से आपको कनेक्ट किया, हो जाएगा। So viscosity, अगर कोई पूछता है फ्लूइड्स की वेलोसिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है कि डिक्रीज करती है, तो आपका आंसर क्या होगा? बताओ तो शाबाश। Does the viscosity of fluids increase or decrease with temperature? Decrease. फ्लूइड्स में तो लिक्विड्स भी आते हैं और गैसेस भी आती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। नहीं सुनो, हेलो, ओ हाय हाय, हेलो हेलो हेलो, तो आपको ये बताना पड़ेगा, if you are talking about liquids the viscosity decreases, but if you are talking about gases the viscosity increases. आई कुछ बात समझ में? तो पहले उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, भाई आप फ्लूइड्स में किसकी बात कर रहे हो, लिक्विड्स की या गैसेस की? ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, प्रेशर के बारे में। अरे प्रेशर से क्या होगा, जैसे ही प्रेशर डालोगे किसी भी चीज के ऊपर तो मॉलिक्यूल्स पास आएंगे ही आएंगे, तो उससे तो विस्कस इफेक्ट इंक्रीज ही करने चाहिए, ठीक है। एक्सेप्ट वाटर, viscosity of liquids increases with increase in pressure. In case of water, viscosity decreases with increase in pressure. Now the viscosity of gases is independent of pressure. ये क्या बात है, प्रेशर बढ़ने से विस्कोसिटी नहीं बढ़नी चाहिए? बोलो शाबाश। गैसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव, आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेंगे वहां से निकल लेंगे, आ रही बात समझने? तो डेंसिटी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। तो आप ये मान के चले कि इन केस ऑफ गैसेस प्रेशर हैज ऑलमोस्ट नो इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी, whereas in case of liquids the viscosity increases except for water, ठीक है। then comes practical applications of knowledge of viscosity. आपने अपने व्हीकल्स के अंदर मशीन ऑयल सुना है? मशीन ऑयल होता है बाइक के अंदर जो होता है उसे क्या बोलते हैं? इंजन ऑयल, है ना, कोहली की भी ऐड आती है शायद। तो जो इंजन ऑयल होता है उसका काम क्या होता है? लुब्रिकेशन करना, राइट। मशीन पार्ट्स एक दूसरे से टकरा कर उन्हें वियर टियर ना करें, इसके लिए यूज होता है कौन सा ऑयल? इंजन ऑयल। अब जो हर सर्विस में चेंज होता है, ठीक है। तो इंजन ऑयल अगर ऐसा हो कि भाई जैसे जैसे सर्दियां आने लगे वो थोड़ा थोड़ा जमने लगे, जैसे नारियल का तेल निकलता है, तो ऐसे अगर वो थिक होने लगे तो उसके विस्कस इफेक्ट्स बढ़ जाएंगे, तो क्या वो उतनी अच्छी लुब्रिकेशन कर पाएगा? दैट मीन्स हम जब लुब्रिकेशन के लिए मटेरियल पिक करते हैं, राइट, ए गुड लुब्रिकेटर मस्ट नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी कि टेम्परेचर चेंज होने के साथ उसकी विस्कोसिटी में ज्यादा चेंज आए। क्लियर हुआ? ये ध्यान रखना होगा। तो देखिए जरा, knowledge of viscosity and its variation with temperature helps us to select a suitable lubricant for machines in different dash and dash. कर लोगे? मशीन्स का लुब्रिकेशन करने के लिए जो मटेरियल पिक करना है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए टेम्परेचर का। सेकंड क्या है, देखिए, लिक्विड्स ऑफ हाई विस्कोसिटी आर यूज्ड एज डफर्स एट रेलवे स्टेशन। अच्छा, मतलब मुझे लगा कि तुम्हें डफर वर्ड ज्यादा अच्छा लगता होगा, नहीं। सो बफर्स, ये बफर्स क्या होते हैं समझते हैं। देखिए, रेलवे कंपार्टमेंट जो होते हैं, आपने अगर ध्यान दिया, कभी ट्रेवल किया है ट्रेन से? ठीक है, तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा सफर होता है ट्रेन का, सफर SUFFER, राइट।
तो ट्रेन के एक कंपार्टमेंट और दूसरे कंपार्टमेंट के बीच में ऐसे करके ना पाइप सी लगी होती है जो ट्रेन, और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, जो एक से कनेक्टेड है दूसरे वाले की पाइप उसके बीच में मूव कर सकती है। ये क्या कहानी है भाई? भाई ऐसा है, जब ब्रेक लगेगी तो एक डिब्बा दूसरे से भिड़ना नहीं चाहिए ना, तो उनके बीच में कुछ स्प्रिंग टाइप देना पड़ेगा। तो क्या करते हैं ये, इसके अंदर ऑयल होता है, राइट, ऑयल होता है, और हो सकता है स्प्रिंग भी डालते हो, मुझे एग्जैक्टली इंजीनियरिंग नहीं है मेरी। तो ऑयल डाला होता है बीच में, इनको बफर्स कहते हैं। ये बफर्स क्या करते हैं, ये वाला पार्ट तो फिक्स हो गया पहले वाले कंपार्टमेंट का, दूसरे कंपार्टमेंट की रॉड इसके अंदर जब मूव करेगी तो जो आपने लिक्विड यूज किया है वो अपने विस्कस इफेक्ट्स की वजह से इस मोशन को ओपोज करेगा, तो आपको शॉकर्स वाला इफेक्ट मिलेगा यहाँ पर कि जर्क ना लगे। गॉट दैट? ये होते हैं बफर्स जो आपको शॉक लगने से रोकते हैं, जर्क लगने से रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। Knowledge of viscosity is used in determining the shape and molecular weight of some organic liquids like proteins and cellulose. तो ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, कर सकते हैं यहाँ से। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का साइज शेप निकालने में भी ये आपकी हेल्प करता है। देन फिनोमेना ऑफ विस्कोसिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अरे हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। पता लगे आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई है। जैसे ही ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ होगा, तो क्या आएगा, हार्ट अटैक आ सकता है। कारण क्या है, ध्यान से सुनना। हार्ट का काम क्या है, किसी किसी को तो अभी प्रेशर तो नहीं पड़ गया होगा किसी के तो हार्ट में क्या होता है, हार्ट का काम क्या होता है, उसे पंपिंग करनी होती है। वो पंप करके पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो बनाए रखता है, राइट। वो ब्लड फ्लो बनाए रखने के लिए खून का बहुत ज्यादा थिक ना होना जरूरी है। जितना थिक होता जाएगा उतना हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और जरूरत से ज्यादा वर्क करना पड़ा तो फिर वो कहेगा अच्छा मिलते हैं, राइट। तो वो गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए जिन लोगों को शुगर होती है, जिनको कोलेस्ट्रोल होता है, उनको ब्लड पतला करने की दवाई खिलाई जाती है, पता है कोई? तो इसीलिए एक बात समझनी बहुत जरूरी है, नजरअंदाज करें तो कर भी दे, आपकी वैसे ड्यूटी बनती है। अपने आप एक्सरसाइज करें ना करें, आपके घर में जो बड़े हैं अगर आपको लगता है वो फिजिकली फिट नहीं है तो आपको धक्के से, मतलब जबरदस्ती, डेलिबरेटली उनको बाहर लेके जाना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक दो लोगों के जिनको मैं जानता था। 105 किलो से 75 किलो या 105 किलो से 85 किलो, 3 से 4 महीने में साइकिलिंग करके, सिर्फ साइकिलिंग करके, कुछ नहीं किया। दूसरी चीज डाइट कंट्रोल। डाइट कंट्रोल पता है क्या होता है? मैं भी ना कल परसों, माफ करना, मैं थोड़े से दूसरे ट्रैक पर जा रहा हूँ, कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अपने घर में जिनको अपने पेरेंट्स अनफिट लगते हैं, दे मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। खाने में जब आप खाना खाते हैं तो बड़ों को रोटी, सब्जी, सैलेड की जिम्मेदारी ले लो कि मैं काट के अपने पेरेंट्स को सैलेड जरूर खिलाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रोटी कम हो जाए, सैलेड बढ़ जाए, वहीं से फर्क पड़ना शुरू हो जाए। खाना उतना ही खाओ लेकिन थोड़ा चेंज कर दो, बस उनको थोड़ी सैर करवानी शुरू करो या साइकिलिंग पे ले जाओ अपने साथ, ठीक है। नहीं हमें तो फ्रेंड्स के साथ जाना है, जाओ फ्रेंड्स के साथ भी, पर उन पे थोड़ा प्रेशर बनाओ यार, समझ रहे हो। उनको ये कह सकते हो मैं आपकी बात तब मानूंगा या मानूंगी जब आप मेरी बात मानोगे, यानी आधा घंटा सैर करके। अब कुछ लोगों को ये मेरी बकवास लग रही है तो मैं इसे कट शॉर्ट करता हूँ, आगे चलते हैं। आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसकी विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हार्ट की फंक्शनिंग में। ज्यादा विस्कस हो गया तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है। So the phenomenon of viscosity plays an important role in the circulation of blood through arteries and veins of human body. Last of all, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिलिकन। सुना है ना, मिलिकन ने चार्ज टू मास रेशियो निकाला था इलेक्ट्रॉन का, सुना होगा आपने केमिस्ट्री के। मिलिकन यूज्ड द नॉलेज ऑफ विस्कोसिटी इन डिटरमाइनिंग द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से चार चीजें तो बड़ी आसानी से याद होगी। सबसे पहले वाला कि मशीन्स के अंदर लुब्रिकेशन के लिए, वो ब्लड वाला है ना, ब्लड वाला तो दिमाग में बैठ गया होगा कि दिल में दर्द है। और फिर क्या है, जो बफर्स है, वो डफर वर्ड आपको अच्छा लगा था तो बफर आ गया, ऐसे करके लिंक करके याद किया है ना। और लास्ट में जो पॉइंट था वो क्या था, मिलिकन। तो ये ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि मिलिकन ने जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला तो इनमें से फॉलोइंग में से कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, तो आपको पता होना चाहिए विस्कोसिटी का भी यूज होगा। आया समझे? ठीक है बच्चों, आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट हमें मूव ऑन करना है पॉइजनस फॉर्मूला। फटाफट से assumptions देख लें ताकि हम डेरिवेशन कर पाए। पॉइजनस फॉर्मूला, पॉइजन ने क्या किया था, आप ना ये जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे ये डायमेंशनल एनालिसिस से पहले भी डिराइव कर चुके हैं और अब भी ये डायमेंशनल एनालिसिस से ही करना है, ठीक है। तो बस समझ लें कॉन्सेप्ट क्या है।
फ्लूइड्स ना एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर रोज 2-2 3-3 फॉर्मूले इंट्रोड्यूस होंगे। एक ट्यूब है जिसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सपोज ये लेंथ आपने L डिफाइन करी, इस एंड पे जो प्रेशर है सपोज P1 है, इस एंड पे प्रेशर P2 है जिसे कि मैं लेस देन P1 कंसीडर कर लेता हूं, तो प्रेशर डिफरेंस को P लिख लेते हैं। P क्या है? प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, और L है लेंथ। अच्छा ये बताओ, अगर मैं प्रेशर डिफरेंस को लेंथ से डिवाइड करूं तो क्या बन जाएगा? प्रेशर डिफरेंस को अगर मैं लेंथ से डिवाइड करूं तो क्या बोलेगी उस फिजिकल क्वांटिटी? सोच के देखो, अभी थोड़ी देर पहले वेलोसिटी डिफरेंस को मैंने लेंथ से डिवाइड किया था तो क्या बोला था? वेलोसिटी ग्रेडियंट। याद करो, अगर प्रेशर डिफरेंस को लेंथ से डिवाइड किया तो हरिप्रिया क्या बोलेंगे? प्रेशर डिफरेंस को अगर लेंथ से डिवाइड किया तो प्रेशर ग्रेडियंट, राइट? सो माय डियर, व्हेनेवर यू इन द क्लास, देखो मेरे बोलने का एक ही पर्पस होता है, आपको आनी सी करना नहीं होता, बट आपको क्लास में थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, जो मैं बोलूं उसे समझ के जाओ, घर के लिए मत लेके जाओ, फाइन? नहीं तो फिर आप भी धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज कर जाओगे। मतलब किसी को ये कहोगे कि रविकांत तो अच्छा नहीं पढ़ा था, वो शायद बात नहीं मानेगा, बट फिर भी, है ना, फिर भी आपका भी लॉस है, मेरा भी लॉस है, तो मैं अपना लॉस नहीं चाहता किसी के हाथ में, इसलिए आपको बोलता रहता हूँ। देखिए, आपने अगर प्रेशर डिफरेंस को लेंथ से डिवाइड किया तो प्रेशर ग्रेडियंट, अगर आपने वेलोसिटी डिफरेंस को लेंथ से डिवाइड किया तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, अगर आपने टेम्परेचर डिफरेंस को लेंथ से डिवाइड किया तो टेम्परेचर ग्रेडियंट। फिलहाल हम बात करें प्रेशर ग्रेडियंट। सो लुक एट इट केयरफुली, यहां से यहाँ तक का प्रेशर डिफरेंस कितना हो गया? P, तो P by L अगर करूंगा तो बन जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट। साथ साथ जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी विस्कोसिटी ईटा, और इस पाइप की जो रेडियस है वो R। एक्चुअली रेडियस पे डिपेंडेंस देखते हैं, एरिया पाई आर स्क्वायर। सो होता क्या है, जो जब ये लिक्विड यहां से फ्लो करता है तो उसका रेट ऑफ फ्लो, ध्यान है किसी को? रेट ऑफ फ्लो क्या था? रेट ऑफ फ्लो होता है कितना वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो करता है, L क्यूब T माइनस 1। रेट ऑफ फ्लो मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। याद करो मेरे साथ साथ, रेट ऑफ फ्लो क्या है? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, L3 T माइनस 1। तो कितना वॉल्यूम इसमें से पर सेकंड फ्लो करेगा, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? नंबर 1 प्रेशर ग्रेडियंट, इसके ऊपर डिपेंडेंस है। नंबर 2, अब आपको क्या लगता है, रेडियस ज्यादा होगी तो ज्यादा लिक्विड फ्लो करेगा, कम करेगा? भाई, चौड़ी चौड़ी पाइप में से कम लिक्विड जाएगा कि ज्यादा जाएगा? ज्यादा जाएगा, और वो एग्जैक्टली आर पावर 4 पे डिपेंड करता है। और ईटा, अब जो लिक्विड विस्कस होगा, मतलब पानी ज्यादा बह के निकल जाएगा या हनी ज्यादा बह के निकल जाएगा? पानी वो ज्यादा फ्लो करेगा, हनी में तो ऑपोजिशन आएगी। सो दैट इज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा। सो रेट ऑफ फ्लो, कई लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, v डॉट डाल रहा हूं, रेट ऑफ फ्लो बिकम्स इक्वल टू ईटा, अच्छा ईटा तो डिनोमिनेटर में जाने वाला है, सर्टेन कांस्टेंट p बाय l r पावर 4 बाय ईटा, ये फॉर्मूला बनता है। तो जो कांस्टेंट है पाई बाय 8 आता है, तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन बन जाता है पाई बाय 8 p बाय l r पावर 4 बाय ईटा। तो मेरी क्लास के हर बच्चे को एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब एक पाइप में से लिक्विड फ्लो करता है तो वहां पे रेट ऑफ फ्लो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? प्रेशर ग्रेडियंट। आप सिर्फ प्रेशर डिफरेंस नहीं बोल सकते, प्रेशर डिफरेंस कितनी लेंथ में आया है वो भी मैटर करता है। सेम प्रेशर डिफरेंस छोटी लेंथ में आएगा तो पानी तेजी से बाहर पड़ेगा, फ्लो करेगा। सो इसीलिए क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट। r पावर 4 1 अपॉन ईटा, सो k p by l r पावर 4 अपॉन ईटा, और k की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने अभी? पाई बाय 8, शाबाश। सो पाई बाय 8 p by l r पावर 4 बाय ईटा, ये मैंने एक एक्सप्रेशन बता दिया। सेकंड आप घर से करेंगे, ये आपको डायमेंशनली प्रूव करना है। ध्यान है कैसे किया था डायमेंशनली प्रूव? आपने लिखा v इज प्रोपोर्शनल टू p by l पावर a r पावर b बीटा पावर c। अब ये L3 T minus 1 है, प्रेशर ग्रेडियंट जानते हो, लेंथ जानते हो, ईटा ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला ml minus 1 T minus 1, राइट? कर लेंगे ना सभी? सो दैट्स इट, ये आपको डिराइव करना है ढंग से। अब देखिए जरा, इसे हम पॉइजलीज इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन को डिराइव करने से पहले कुछ असम्पशंस हैं, देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे असम्पशन लिखेंगे। द फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्टेडी एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब, यानी ये जो ट्यूब आपने बनाई है, इस ट्यूब की सेंट्रल एक्सिस ऑफ डिफाइन करेंगे, लिक्विड का फ्लो आप इसके पैरेलल कंसीडर करते हैं, मतलब रैंडम फ्लो नहीं है, एकदम से सीधा ऐसे फ्लो करता है। द प्रेशर इज कांस्टेंट ओवर एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब, यानी कि यहाँ पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर प्रेशर कितना? P1, इस पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर P2, और इस तरह से कोई बीच में आप कंसीडर करेंगे तो वहां जो भी प्रेशर है वो फिक्स है पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर। सो फ्लो इज पैरेलल टू द एक्सिस
pressure over a given cross section remains same, then liquid velocity is 0 at the walls, जो भी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, जहां पे भी सरफेस को टच कर जाएगा लिक्विड, वहां वेलोसिटी कितनी होगी? 0, क्योंकि सरफेस की वेलोसिटी कितनी है? 0, तो 0 हो गई, और सेंट्रल पार्ट की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, 0 से लेके सेंटर तक इंक्रीज करेगी, ठीक है। The tube is held horizontal so that gravity does not have any effect on the liquid flow. इसे horizontal consider करना। वन लूप में देखना, आपको पाइप कैसे कंसीडर करनी है, ट्यूब कैसे कंसीडर करनी है? हॉरिजॉन्टल। लिक्विड का फ्लो कैसे कंसीडर करना है? पैरेलल टू द एक्सिस, राइट। और किसी भी एक क्रॉस सेक्शन के ऊपर प्रेशर की वैल्यू रहने वाली है सेम, सेम हर जगह, हर उसमें सेम रहेगा। डन है, कर लोगे ठीक से? तो बस इसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस से आप ये सॉल्व कर लेंगे, पाई बाय 8 पी बाय एल आर पावर 4 बाय ईटा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंचेंगे। अब फिर ध्यान से सुन लीजिए, किसी को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे इज गोना बी ऑफ डेज फॉर द क्लास, राइट। फिजिक्स के लिए ऑफ डे नहीं है, क्लास के लिए ऑफ डे है। आपको चैलेंज मिला हुआ है 40 क्वेश्चन पर डे और 20 क्वेश्चन पर डे, यू हैव टू डू दैट। जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स है वो एनसीईआरटी बैक एक्सेस के 20 क्वेश्चन करे पहले, वो हो जाने के बाद कहीं उससे पिक करने की कोशिश करें। हाँ, पीडीएफ बना के भेजिए, तभी तो मुझे पता लगेगा आपने किए। रॉकेट आई से धुना मिलेगा भैया। सो कैश प्राइस कब मिलेगा? जब मुझे भेजेंगे। क्लियर हुआ सबको? प्लीज सेंड क्वेश्चन। हाँ जी, मैं कंपटीशन के क्वेश्चंस भेजता रहूंगा हर रोज, आज भी भेज दूंगा, डोंट वरी। डिफरेंट टॉपिक्स के भेजूंगा ताकि आपकी पूरी रिवीजन हो जाए, ठीक है। कोई फिक्स चैप्टर नहीं है कनिका, कोई फिक्स चैप्टर नहीं है, सिर्फ मैं अभी ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा कि आप लोगों का कल परसों तरसों में क्या क्या टेस्ट है प्रैक्टिस के ऊपर। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, प्रैक्टिस पे 3 मंथ्स एक्सपायर हो गए हैं। अब देयर आर 2 ऑप्शंस, कुछ बच्चों ने 3 मंथ्स का रिचार्ज कर लिया, कुछ ने 4 का, टोटल 4 बनते हैं। जैसे अभी क्या होगा, दिसंबर करेंगे आप, जनवरी, फरवरी, और इस बार पक्का मार्च के एंड में जाके एग्जाम्स होने वाले। तो जो सेफ रहना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं, आप 3 महीने का कर लो, ठीक है। 4th का जब करना पड़े तब कर लेना, मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है इसमें। 4 का करेगा तो भी उसके पैसे खराब नहीं होंगे, वो +2 में, ठीक है, डोंट वरी। और कोई चीज आप पूछना चाहते हो? सैटरडे संडे को मोस्ट पब्लिक क्लास, मोस्ट पब्लिक, ये मान लीजिए। थैंक यू।